तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं अपना लास्ट ये भौतिक विज्ञान चैप्टर 2 है। ठीक है, यानी वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अब आपको मैं अब तक बता चुका हूँ, धारिता बता चुका हूँ। ठीक है, धारिता के बाद आपको संधारित्र बताए थे। कई धारिताओं को जोड़कर हम संधारित्र बना रहे हैं। ठीक है, और संधारित्रों को जोड़ना भी मैंने आपको बता दिया था। एक तो था आपका समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या था आपका समांतर क्रम। समांतर में क्या था कि समांतर का मतलब एक अगर आप धारा दे रहे हो किसी को या आवेश दे रहे हो तो सब में समान रूप से जाए, चाहे कितने भी हों। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि समान मतलब एक पॉइंट से हम देंगे, तीनों को देंगे। ठीक है, तीनों जो सेल थे उसको तीनों पॉइंट को हम देंगे तो वो समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा श्रेणी क्रम था। श्रेणी क्रम, तो श्रेणी में क्या था कि एक सेल बने हुए हैं और सेल को क्या है श्रेणी यानी एक के बाद एक श्रेणी, जैसे सीडी होती है ना एक के बाद एक, तो वैसे हम दे रहे थे। ठीक है, तो सीडी बाई सीडी देने वाले को आवेश देने वाले को क्या श्रेणी क्रम जोड़ते थे। ठीक है, श्रेणी क्रम थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि जो आवेश कितना होता है समांतर जब हम जोड़ते हैं, आपका मान लीजिए संधारित्र को जोड़ रहे थे तो संधारित्र को समायोजन जब हम कर रहे थे तो उनके बीच स्थितिज ऊर्जा कितनी है, यानी उनके भीतर स्थितिज ऊर्जा क्या थी, उनके भीतर जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो व्यवस्थित होगी वो क्या थी, वो भी मैं आपको बता चुका था। ठीक है, तो वो क्या थी आपकी स्थितिज ऊर्जा, यानी U बराबर क्या थी आपकी 1/2 QV। एक ये थी 1/2 QV और एक ये थी कि 1/2 QV², ये भी थी। ठीक है, तीन निकली थी ना, तीन आपकी निकली थी, नहीं सी भी था यहाँ पे CV²। ठीक है, और एक था आपका 1/2 Q²C, 1/2 Q²C। ठीक है, ये तीन चीजें वहां से निकली थी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यानी जो संधारित्र होते हैं उनके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपकी कितनी है, U बराबर 1.QV होती है। ठीक है, यानी 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 आधा आपका आवेश और विभव। आवेश और विभव जो आप बैटरी को चार्ज करने में, यानी उसको चार्ज करने में जो कार्य कर रहे हैं वो आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यवस्थित हो रहा है। तो वो कितना हो रहा था, U बराबर 1.QV, 1.QV। यानी आवेश में मान लीजिए 10 दे रहा हूं और विभवांतर भी 10 था, तो उनका दोनों का होना कितना चाहिए, 20 होना चाहिए। दोनों को ऐड करते हैं तो उनका 20 होना चाहिए। लेकिन अंदर कितना जा रहा था, तो अंदर में करूंगा तो 1/2 कितना है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, तो यहाँ से देखो 1/2 इंटू ये कितना होगा 100 हो गया, और इस 50 से 50 कट गया, तो ये कितना स्टोर हो रहा है अंदर बैटरी में, कितना हो रहा है 50 हो रहा है। लेकिन पूरा आवेश यहाँ से कितना में दे रहा था, तो आवेश देने वाला Q बराबर क्या होता है C बराबर क्या होता है आपका QB, C बराबर क्या होता है QB। तो कैपेसिटी कितनी है बैटरी की, जो कैपेसिटी है वो कितनी है आपकी 10 इंटू 10, तो कैपेसिटी क्या कितनी है यहाँ से 100 है, कैपेसिटी कितनी है आपकी 100 है, लेकिन उसमें स्टोर कितनी हो रही है आपकी 50 हो रही। तो हम यहाँ से कह सकते थे कि बैटरी को हम जब बैटरी में आवेश देते हैं, जब बैटरी से आवेश देते हैं तो स्थिति यानी उसमें जाता कितना है 50 जाता है, यानी आधा जाता है, क्योंकि U बराबर 1.2 QV, QV ही तो था। ठीक है, QV तो था, तो उसमें आवेश जाता कितना है आधा, लेकिन हम देते कितने हैं उसको 100 देते हैं। जो 50% तो खर्च हो जाए, जो 50% इधर उधर बिखर जाता है वो आपकी जो उसमें संधारित्र में जो तार वगैरह लगे थे उनमें क्षय हो जाता है, यानी उनमें खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया था कि संधारित्र में हम आवेश देते हैं तो 100 दे रहे हैं और निकल कितना रहा है 50, यानी हम जब आवेश उसमें दे रहे हैं, यानी चार्ज करने में दिया आवेश वो कितना था आपका QV था। ठीक है, और आवेशित नहीं संचित आवेश, तो संचित आवेश आपका क्या था 1.2 QV। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब हम आवेश दे रहे हैं किसी बैटरी को तो उसमें कितना दे रहे हैं QV दे रहे हैं, और जब उसमें आवेश संचित हो रहा है यानी उसमें स्टोर हो रहा है तो वो कितना हो रहा है 1.2 QV। ये मैंने निकालना आपको बता दिया था, कैसे इतना आधा ही क्यों संचित हो रहा है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने आवेश तो दे दिया, उसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यवस्थित भी हो गया वहां पे जाके। अब हम ये देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में व्यवस्थित हो गया तो वो घनत्व कितना होगा उसका,
घनत्व कितना होगा। तो अब जो आपकी अगली जो हेडिंग है वो है आपकी ऊर्जा घनत्व। आपने जो ऊर्जा दी वो कितनी स्टोर हुई, ठीक है, कितनी स्टोर हुई। अब देखते हैं ऊर्जा घनत्व, आवेशित करने में ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं हम ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। तो आवेशित करते हैं, मतलब जैसे हम आवेशित कर रहे थे, ठीक है, मान लीजिए दो प्लेट थे, उनको हम जो आवेशित कर रहे थे, तो आवेश स्थित ऊर्जा के रूप में व्यवस्थित हो रहा था, स्थित ऊर्जा के रूप में व्यवस्थित हो रहा था। तो जो व्यवस्थित हो रहा है उसका घनत्व कितना है, उसका घनत्व कितना है, यानी डेंसिटी कितनी है, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, ठीक है। तो उसको अब हम देखते हैं। तो चलो, तो देखो जो वैद्युत ऊर्जा होती है, जो वैद्युत स्थित जो ऊर्जा होती है वो कहाँ होती है, प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें संचित रहती है। यानी प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें आपकी वैद्युत स्थित ऊर्जा संचित रहती है। इसे ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, यानी ऊर्जा डेंसिटी कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि दो प्लेट्स हैं आपकी, ठीक है, ये आपकी प्लेट है और इनके बीच क्या वैद्युत क्षेत्र ई है। तो वैद्युत क्षेत्र ई में प्रति एकांक यानी प्लेटों के क्षेत्रफल ए, उनके बीच की दूरी डी, उनके बीच की दूरी डी में जितनी भी ऊर्जा संचित होगी, जिनके जितने आयतन में यानी बीच की दूरी और प्लेटों के क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा संचित होगी उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो जब प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए व बीच की दूरी डी हो, जब प्लेटों का क्षेत्रफल ए व बीच की दूरी डी हो तब क्या होगा, देखो तब आपकी धारिता क्या होगी। तो यहाँ से हम एक चीज मानते हैं कि माना प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, आपका क्षेत्रफल ए दे रखा है, ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए दे रखा है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी डी है, तब आपकी धारिता क्या होगी, तब धारिता उस संधारित्र की तब धारिता क्या होगी आपकी, तो वो होगी सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 डी, यही तो होगी। तो आपकी धारिता क्या होगी, माना कि प्लेटों के क्षेत्रफल ए है तथा उनके बीच की दूरी डी है, तब आपकी धारिता क्या होगी, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 डी होगी। यदि संधारित्र के बीच विभवांतर कितना है आपका, विभवांतर बी हो, तब प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा कितनी होगी, तब प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा यानी U बराबर फिर आपकी वहां कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट, जो आप पिछली बार पढ़ चुके हो 1 सी बी स्क्वायर, यही तो हो जाएगी। बट देखो हमको C वहां से दे रखा है, C यहाँ से भी तो दे रखा है, लेकिन C हमको ऊपर दे रखा है, तो जो पहले में दे रखा है उसको C की जगह रखिए, तो C बराबर क्या है 1.2 हो जाएगा। और देखो C की जगह हम क्या रखेंगे, ए एप्सिलॉन 0 बट्टे डी, यही तो हो जाएगा। और कितना है आपका V स्क्वायर और है, V स्क्वायर और है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 1.2 ए एप्सिलॉन 0 डी वी स्क्वायर, यहाँ से इतना हुआ, ठीक है। यदि अब देखो यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई हो, ठीक है, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई हो, वैद्युत क्षेत्र आपका ई है, वैद्युत क्षेत्र ये, तब विभवांतर कितना होगा, यदि यहां लिख दे रहा हूं, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई हो तब विभव या विभवांतर, ठीक है। तो जब ई है तो आपका विभव वहां से कितना हो जाएगा, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर ईडी हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ईडी हो जाएगा। तो बी बराबर ईडी यहाँ से हो जाएगा। तो देखो इस ईडी वाले जो मान आपका निकला है वी बराबर ईडी, तो वी की जगह आप रखोगे तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब समीकरण आप सेकंड में जब रखोगे इसको, ये समीकरण सेकंड ही तो है, ये समीकरण सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। तो जब इसको समीकरण सेकंड में रखोगे तो देखो 1.2 ए एप्सिलॉन 0
डी आपकी नीचे है, और देखो ई और डी दे रखी है वी, लेकिन यहाँ पे वी स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ई स्क्वायर और डी स्क्वायर। देखो यहाँ से डी से ये डी कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास कितना बचा 1.2 ए एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर आपके पास यहाँ से बचा, ठीक है। लेकिन देखिए ये क्या निकला है, ये तो संचित ऊर्जा निकली है ना, ये तो संचित ऊर्जा निकली है, अभी हमको तो ऊर्जा घनत्व निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है ये आपका अब आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया, यहाँ से कितना आ गया आपका ये थर्ड फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अगर थर्ड फॉर्मूला ये आया है तो देखो अगर प्लेटों के बीच कुछ रिक्त स्थान भी होगा, अब यहाँ से हम देखते हैं तो प्लेटों के बीच कुछ रिक्त स्थान भी होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लेट्स हैं, मैंने बोला कि इसमें आप रिक्त स्थान देखिए, तो रिक्त स्थान आप कैसे देखोगे, लंबाई चौड़ाई यानी आयतन, ठीक है। तो दोनों प्लेट का आयतन ए नहीं, मान लीजिए दो प्लेट है तो उनके बीच रिक्त स्थान कितना है, तो आप देखोगे कि उनके बीच की दूरी पहले तो कितनी है और दोनों का आयतन कितना है, दोनों का आयतन कितना है, दोनों प्लेट का आयतन और उसकी क्या देखोगे आप तो जो रिक्त स्थान निकालते हैं उसके लिए वहां से क्या हो जाएगा आपका, लेकिन प्लेटों के बीच कुछ रिक्त स्थान भी होगा, तो वो कितना हो जाएगा रिक्त स्थान, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, जो प्लेट है तो ए और डी यानी क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी। तो जब आपके पास देखो अब ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब इसको आप कहाँ रखोगे, तब ऊर्जा घनत्व निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ कर दे रहा हूं, तब ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा आपका, संचित ऊर्जा बट्टे जो आपका रिक्त स्थान है वो, तो संचित ऊर्जा बट्टे रिक्त स्थान है वो, ठीक है। तो यहाँ से संचित ऊर्जा आपकी कितनी निकली है, देखो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से देखो कि तब ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी आपकी कितनी निकलेगी, U बट्टे, यानी जो आप यहाँ पे जो निकाली है ना आपने, ये क्या निकाला है आपने, स्थितिज ऊर्जा निकाली है, तो U बराबर एडी कहाँ से आई, जो उनके बीच रिक्त स्थान है वो। जब मैं बोलता हूँ आपसे कि टोटल, ठीक है, यानी टोटल स्थान कितनी घेर रही है और उसमें से रिक्त कितना है, टोटल कितना घेर रहा है और रिक्त कितना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, तो U का मान आपके पास कुछ ये दे रखा है, तो 1.2 और क्या दे रखा है आपके पास E0 और क्या है ई स्क्वायर बट्टे क्या है AD है, यहाँ से यही तो है। तो देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से कितना बच रहा है देखो और देखो यहाँ से एक और चीज, यहाँ से डी और रहेगी है ना, तो डी भी तो है यहाँ पे, डी है तो डी से डी कैंसिल हो जाएगी। अब देखो आपके पास कितना बचा 1.2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, तो यही तो आपको ऊर्जा घनत्व निकालना था, ऊर्जा ही घनत्व निकालना था। तो ऊर्जा घनत्व आपके पास कितना आया, ऊर्जा घनत्व आपके पास कितना आया 1.2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व आपके पास कितना निकल के आया, ऊर्जा घनत्व आपके पास ये निकल के आया, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व आपके पास ये निकल के आया, यानी जब हम किसी को एनर्जी देते हैं, ठीक है, मान लीजिए जब बैटरी है, अब स्टार्टिंग से मैं आपको ये पूरी चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक संधारित्र बनाया था, ठीक है। संधारित्र जब हमने बनाया था तो संधारित्र कई धारिताओं को जोड़ के बनाया था, ठीक है, संधारित्र बनाया। अब संधारित्र में शुरुआत से हमने कुछ आवेश देना स्टार्ट किया, तो मान लीजिए उसमें आवेशित करने में कितना दिया था आपका CV, संधारित्र को आवेश से ही तो दिया था CV, ठीक है। और उसमें संचित कितना हो रहा था, यानी कोई संधारित्र उसमें संचित कितना हो रहा था आपका 1.2 CV स्क्वायर, यही तो हो रहा था, संचित आपका ये हो रहा था, ठीक है। तो जब संचित आपका ये हो रहा है, ठीक है, संचित आपका ये हो रहा था, हमने दिया कितना था QB, दिया कितना है आपका QB, और संचित कितना होता था CV स्क्वायर, ठीक है। और तो उसमें जो संधारित्र है उसमें ऊर्जा घनत्व कितना होगा, यानी कितनी तक हम उसको चार्ज कर सकते हैं, कितने तक उसको आवेशित कर सकते हैं, उसी को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व, तो वो कितना आपका निकल के आया 1.2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर आपका निकल के आया। तो बैटरी पहले तो आपने क्या किया कि उसको आवेश देना स्टार्ट किया, ठीक है, आवेश देना स्टार्ट किया, ये क्या है उसमें संचित ऊर्जा है,
बीच वाली जो है उसमें संचित ऊर्जा है, और वो कितनी चार्ज है यानी ऊर्जा घनत्व उसका कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी निकल के आ गई। ठीक है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, यानी इसके बाद अब आता है आपका वान डे ग्राफ जनत्र। ठीक है, वान डे ग्राफ जनत्र, तो वो देखो क्या है कि सन 1929 में रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने बनाया था। इससे अति उच्च विभव लगभग 10⁻6 मिलियन का विभव, कोटि का विभव उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि 10⁻6 मिलियन विभव उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, 10⁻6 मिलियन कोटि का विभव उत्पन्न किया जाता है। तो देखो वान डे ग्राफ क्या है आपके, वान डे ग्राफ एक जनत्र है जो आपके रॉबर्ट 1929 में एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने आपको बनाया था ये। ठीक है, तो ये देखो क्या है आपकी वान डे ग्राफ जनत्र। तो वान डे ग्राफ जनत्र देखो होता क्या है, 1919 में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ, उन्होंने एक ऐसी युक्ति बनाई थी जिससे आप डीसी करंट से बहुत अधिक उच्च कोटि का मान प्राप्त कर सकते हो। कितने का लगभग, तो ये कितने बनाई थी 1929 में। ठीक है, कौन थे, रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ, इन्हीं के नाम पर ये पड़ा था। ठीक है, और इसमें क्या है कि 10⁻6 मिलियन, 10⁻6 मिलियन तक का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। कितने का उत्पन्न कर सकते हैं, यानी डीसी करंट से हम 10⁻6 मिलियन विभव हम प्राप्त कर सकते हैं इस युक्ति से। ठीक है, तो ये किसने बनाया था आपका, 1929 में बनाया था रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने, और इससे कितना हम विभव उत्पन्न कर सकते हैं, तो 10⁻6 मिलियन विभव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका सिद्धांत किस पे आ रहा है, इसका सिद्धांत, तो सिद्धांत क्या है देखो कि जो आंतरिक गोला है, यानी ब्लैक डॉट से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो आंतरिक गोला है इसका विभव का मान उच्च होता है, जो मैं बताऊंगा कैसे होता है उच्च। ठीक है, अभी तो विभव का मान क्या होता है, उच्च होता है जब इसको हम एक तार से बाहरी गोले और इस अंदर वाले गोले को आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, एक चालक तार से जब हम जोड़ देते हैं तो बाहरी गोले का आंतरिक गोले से जो विभव ज्यादा था बाहरी गोले पर चला जाता है, यानी जो रेड में आपको जो दिखाई दे रहा है, रेड डॉट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका बाहरी गोला है, और ब्लैक वाला क्या है, आंतरिक गोला है। तो आंतरिक गोले का जो विभव होगा वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, विभव बहुत बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा वो मैं अभी बताऊंगा। तो विभव बहुत बढ़ जाता है, और क्या होता है कि जब हम इन दोनों को एक चालक तार यानी सुचालक तार है उससे दोनों गोलों को आपस में जोड़ दें, तो इसका जो आंतरिक गोले का जो विभव था तो वो कहाँ चला जाएगा, बाहरी गोले पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, आपका बाहरी गोले पर चला जाएगा, जब तक कि वायु के क्षेत्र को ध्वस्त करने की सीमा तक नहीं पहुंच जाता। यही वान डे ग्राफ जनत्र है। ठीक है, यही आपका क्या है, वान डे ग्राफ जनत्र है। तो इसका विभव कितना है, बाहरी गोले का बहुत बढ़ जाएगा, और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक जो बाहरी आपका जो वैद्युत क्षेत्र है, बाहरी वैद्युत क्षेत्र है, तो उसको ध्वस्त करने की इसमें क्या है, तीव्रता नहीं आ जाएगी, तब तक ये बढ़ता जाएगा। तो यही वान डे ग्राफ आपका जनत्र है। ठीक है, तो सिद्धांत आपका हो गया। सिद्धांत के बाद आपको देखते हैं तो इसकी रचना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी रचना कैसे करते हैं। ठीक है, तो रचना में आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो एक तो आपका आंतरिक गोला है और एक क्या है, बाहरी गोला। ठीक है, तो मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूं, तो आंतरिक गोला S1, इसको मैं S1 मान ले रहा हूं। ठीक है, कॉमा बाहरी गोला उसको S2 मान ले रहा हूं। ठीक है, बाहरी गोले को क्या मान लिया, S2 मान लिया। और देखो ये मोटर लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, इसमें मोटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक धातु का गोला एक ही मान लो या दोनों मान लो, कोई दिक्कत नहीं, S1 और S2 मान लो। ठीक है, तो इसमें धातु के दो गोले S1 S2 अचालक स्तंभों A और B पर रखे होते हैं। तो A और B पर कैसे हैं ये रखे हैं, मैंने अगर इसको A और B मान लिया तो ये A और B पर सदे हैं, A और B पर सदे हैं, तथा इसके गोले में P2 घिरनी नीचे से P1 घिरनी से बेल्ट द्वारा। अब देखो ये कैसे, एक अचालक स्तंभों पे डटे हुए हैं, और इसमें जो P2 घिरनी है, P1 जो घिरनी है वो घूमती है, ऐसे घूमेगी मोटर, इसको क्या करेगी, मोटर घुमाएगी। तो ये क्या होगा कि इसमें जो डीसी आप करंट से फुहार कर रहे हो इसकी जो बेल्ट पे, तो फुहार कर रहे हो तो प्लस
धनावेश यानी धनावेश की जब उस पर आप बेल्ट पे फुहार करोगे तो ये कहाँ चली जाएगी, ये आपकी बेल्ट घूमने से क्या करेगी, ऊपर तक जाएगी। नीचे वाली ये जो कंघी है वो फुहार कर रही है किस पे, आपकी बेल्ट पे। किस पे कर रही है, बेल्ट पे फुहार कर रही है। तो ये कहाँ चली जाएगी, ये यहाँ तक जाएगी और यहाँ दूसरी कंघी जो आपको विभव को एकत्रित करती है, विभव को एकत्रित करती है। तो ये सारा विभव नीचे से डीसी करंट से क्या चला जाता है, हौले हौले धीरे 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 डीसी करंट से। जब P1 जो आपकी घिरनी P1 है, जो कंघी C1 है, ठीक है, घिरनी का आपका जो नाम है वो P1 दिया गया और कंघी है वो उसका नाम क्या है, C1। तो कंघी C1 जब बेल्ट पर फुहार करती है, जब बेल्ट पे फुहार करती है तो वो बेल्ट क्या है, आपकी राउंड कर रही है, राउंड कर रही है, तो वो ऊपर जाएगी। तो P2 घिरनी है वो इस प्लस क्यू आवेश को ग्रहण कर लेगी, ग्रहण कर लेगी और आंतरिक गोले को दे देगी। और कहाँ करेगी, आंतरिक गोले को दे देगी। ठीक है, तो आंतरिक गोले में अभी आपको बताया था कि आंतरिक गोले का हम संबंध किससे करते हैं, आंतरिक गोले का संबंध एक सुचालक तार से हम किस पे कर रहे हैं, बाहरी गोले से कर दें, बाहरी गोले से कर दें। तो आंतरिक पे क्या होगा, आंतरिक गोले पर बहुत अधिक विभव हो जाएगा और जब हम सुचालक तार से उसको ज्वाइंट करेंगे तो वो विभव सारा कहाँ चला जाएगा, वो बाहरी गोले पर चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा, आपका बाहरी गोले पर चला जाएगा। ठीक है, तो बाहरी गोले को उच्च विभव के धन सिरे से जोड़ा जाता है और C2 को खोखले गोले ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डीसी करंट जो है, तो P1 जो घिरनी है उसके पास में एक फुहार कंघी लगा देते हैं, यानी बिल्कुल पास में फुहार कंघी लगा देते हैं। तो डीसी करंट जब हम भेजते हैं तो वो बेल्ट पे, कंघी द्वारा बेल्ट पे पहुंच जाता है और ऊपर एक और जो P1 जो घिरनी है उसके पास में एक और कंघी लगी है C2। उसके पास में क्या कंघी लगी है आपकी, C2 लगी है। तो उसके पास में जो C2 कंघी लगी है आपकी, तो वो सारा जो विभव है, सारा जो विभव है वो C2 द्वारा क्या है, ग्रहण कर लिया जा रहा है, C2 द्वारा ग्रहण कर लिया जा रहा है और किसको, आंतरिक गोले को दे दिया जाता है। तो वो आपकी जो कंघी है वो आंतरिक गोले से, ऊपर वाली जो C2 कंघी है वो आंतरिक गोले ऊपर वाले से जुड़ी होती है। ठीक है, तो जब उसको दे दिया जाता है तो वो क्या करता है, वो भी एक सुचालक तार से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, वो अपने आवेश को, अपने विभव को बाहरी गोले यानी S2 को दे देता है। वो किसको दे देता है, S2 को दे देता है। यही इसकी कार्य विधि हो जाएगी, और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये रचना भी होगी। रचना में मैंने बता दिया आपको कैसे होगा, ये रचना कैसे करेंगे। तो चालक स्तंभ में उनके ऊपर ए बी के ऊपर आपका क्या है, एक बाहरी गोला रखा है और एक उसके आंतरिक गोला, अंदर वाला गोला रखा है। ठीक है, दो आपकी घिरनी है P1 और P2 जो किससे, एक मोटर द्वारा घूम रही है। वो किससे घूम रही है, मोटर द्वारा घूम रही है। और इन दोनों घिरनियों पर क्या है, एक बेल्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो P1 घिरनी के पास हम डीसी करंट यानी डीसी धनावेश करंट को P1 जो आपकी घिरनी है उसके पास कंघी C1 के द्वारा फुहार कराते हैं बेल्ट पे। ठीक है, तो ये जब बेल्ट पे फुहार करते हैं तो ये वाला कहाँ है कि बेल्ट घूम रही है, आपकी बेल्ट घूम रही है, मोटर द्वारा घुमाई जा रही है। तो वो क्या करेगी, आपकी P2 के पास एक आपकी जो ग्रहण करने वाली कंघी लगी होती है जिसको हम C2 बोलते हैं, तो वो लगी हुई, वो क्या करेगी, धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगी, धनावेश को इकट्ठा करेगी और किसको दे देगी, आंतरिक गोले को दे देगी। किसको दे देगी, वो आंतरिक गोले को दे देगी। ठीक है, और आंतरिक गोला क्या है कि आंतरिक गोला आपका सुचालक तार से बाहरी गोले से जुड़ा हुआ है। वो किससे जुड़ा है, आपका बाहरी गोले से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये अपना धनावेश बाहरी गोले को दे देगा। ठीक है, बाहरी गोले को दे देता। इससे क्या है कि बहुत कम समय में बाहरी गोले का आवेश बढ़ता जाएगा और बहुत ही कम समय में ये बाहरी गोला है वो अति उच्च विभव से क्या करेगा, अति उच्च विभव प्राप्त कर लेगा, अति उच्च विभव प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये इसकी कार्य विधि भी यही हो जाएगी। ठीक है, कार्य विधि, कार्य कैसे कर रही है वो मैंने आपको बता दिया कि ये कार्य कैसे करेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि तब खोखले गोले को निकट वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जो इसका बाहरी गोला है, बाहरी गोला है S2, तो इसके मध्य क्या होगा आपका, इसके बाहर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तब वायु का आयनन होने लगता है, तो वायु का भी आयनन होने लगेगा, क्योंकि वायु में तो धनावेश और ऋणावेश कण होते हैं, तो वायु का भी आयनन होने लगेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो बाहरी गोला है S2 है उसमें क्या है कि अति उच्च विभव होने से वो भी क्या करेगा कि वायु में अपने आयन छोड़ने लगेगा, वायु में अपने आयन छोड़ने लगेगा। इसे हम इसलिए हम क्या करते हैं कि बाहर को ना निकले, इसका विभव बाहर को ना निकले, इसको एक स्टील के पात्र में रख के करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रयोग है उसे क्या करते हैं, हम एक स्टील के कक्ष में करते हैं और उसका लगभग दाब कितना हुई है, 15 वायुमंडलीय दाब से होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो पूरा है इसको
एक आपके कक्ष में बंद कर देता हूँ, जो किसका होगा, आपका स्टील का होगा, और इसका वायुमंडलीय दाब कितना होगा, तो 15 वायुमंडल दाब होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, ये जो प्रयोग है वो कितना होना चाहिए, एक स्टील का बर्तन होना चाहिए, या आप जमीन के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो कितना होगा, 15 वायुमंडल दाब होना चाहिए। यही आपकी कार्यविधि होगी, ठीक है। कार्यविधि कैसे करेगी, कार्य कैसे करता है, अब रचना अगर देखोगे तो एक स्तंभ ए भी है, उसके ऊपर 2 गोले रखे हैं, S2 आपका बड़ा वाला बाहरी गोला है और S1 आपका अंदरूनी गोला है, ठीक है। P1 और P2 2 घिरनी लगी हुई है और एक मोटर द्वारा इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये तो कार्यविधि और आपकी रचना एक ही चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यविधि में हम क्या करते हैं, उसके कार्य करने के तरीकों को लिखते हैं, ठीक है। और रचना में क्या लिखते हैं कि जो हम उसमें बना रहे हैं, यानी जो जो चीजें हमको चाहिए वो हम रचना में लिखते हैं, और कार्यविधि में क्या है कि वो कार्य कैसे कर रहा है। तो ये दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। उपयोग कहाँ होता है, उपयोग, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, देखो उपयोग होता है आपका अति उच्च विभवांतर का उत्पन्न करने में, उच्च विभवांतर में, उच्च विभव उत्पन्न करने में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, एक तो आपका अति उच्च विभव, यानी ये क्या कर रहा है, बहुत अधिक उच्च विभव ही तो उत्पन्न करेगा, बहुत अधिक उच्च कहाँ हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो एकदम जब किसी में छोड़ेंगे तो बहुत अधिक उच्च विभव हो जाएगा। और एक्स किरणों के उत्पादन में, एक्स किरणों के उत्पादन में, एक्स किरणों के उत्पादन में, और क्या देखो नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय जो संलयन क्रिया होती है ना, उसमें भी कर सकते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में, ठीक है। तो ये इसके उपयोग हो गए। और आपका बांडी ग्राफ क्या है, 1929 में एक रॉबर्ट जे वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट जे बांडी ग्राफ ने बनाया था। इससे क्या होता है कि 10 की पावर 6 मिलियन विभव का हम 10 की पावर 6 मिलियन कोटि की विभव का हम क्या करते हैं, विभव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सिद्धांत किस पे आधारित होता है, तो सिद्धांत आपका देखो, सिद्धांत किस पे आधारित है, आंतरिक गोले का विभव का मान अधिक हो जाएगा, आंतरिक गोले का विभव का मान अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो सिद्धांत आपका हो गया। रचना आपकी क्या है, जो आपको इसमें लिखे हैं आपने वो कर दीजिए रचना में, ठीक है। क्या है आपका उपयोग, आपके पास हो एक कार्यविधि, आप मैंने समझा दिया कैसे ये कार्य करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चैप्टर सेकंड आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके न्यूमेरिकल में आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो तो क्वेश्चन हमको ये दे रखा है कि 5 माइक्रोफैराड 10 फैराड आपके कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, और 3 माइक्रोफैराड क्या है आपका समांतर क्रम में है, ठीक है। तो हम तो समतुल्य धारिता हमको ज्ञात करनी है, यानी इन सबकी तुल्य धारिता जो क्या होगी ए और बी पॉइंट के मध्य, तो वो हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि पहले हम श्रेणी क्रम से चलते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम वाले को सॉल्व करते हैं। तो श्रेणी क्रम आपका कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम आपका कैसे होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो श्रेणी क्रम आपका कैसे होता है, ये वो मैंने आपको बता दिया है। तो वो कैसा होता है आपका श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम कैसा होता है, आपको एक के बाद दूसरे को दी जा रही हो, एक के बाद दूसरे को दी जा रही हो, एक के बाद किसको, दूसरे को धारिता दी जा रही है। और आपका समांतर क्या होता है, आपका समानांतर क्या होता है, तो समांतर आपका होता है कि एक ही से कईयों को दी जाए, एक ही से कई को दी जाए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 5 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड कैसे हैं आपके श्रेणी क्रम में है, ये दोनों कैसे हैं श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 5 माइक्रोफैराड व 10 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1.c' बराबर, देखो 1.c1 प्लस 1.c2, यही तो होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो वो कितनी हो जाएगी आपके, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 5 1/5, ठीक है, 1/5 प्लस 1/10, यही तो हो जाएगी आपकी 1/5 प्लस 1/10। तो देखो ये कितनी हो जाएगी, √10 हो जाएगी। यहाँ से कितना होगा, 2 + 1, तो यहाँ से कितनी होगी है 3/10। तो C' मेरी कितनी निकली, 3/10। अगर मैं इसको C1 और इसको क्या मानता हूँ, C2 मानता हूँ, और इसको C3 मानता हूँ। अब देखो ये मेरे पास C2 और C1, ये कितना है आपके पास, C' आया, तो ये C' में निकाल सकता हूँ। तो देखो कितना हो जाएगा, 10/3, यही तो हो जाएगी 10/3। उल्टा कर दूंगा क्योंकि 1/C' है ना, तो उल्टा करूंगा तो कितनी हो जाएगी 10/3। तो इसको मैं अब इनको ना लिख के
क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक और मान ले रहा हूँ, ये मैंने मिटाया नहीं है लेकिन मैंने जो निकाला है वो मान मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो वो कितना है आपका 10/3 माइक्रो फैराड, ये आपका आ गया। तो सी डैश का मान कितना है, ये सी डैश है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको मिटा के भी बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको मैं जब इरेज कर दूंगा, तो इन दोनों को मैंने इरेज कर दिया, तो देखो, तो फिर यहाँ से कितना बचा ये। अब आपके पास देखो यहाँ से दिख रहा होगा ए और पॉइंट के बीच कि समान, अगर मैं इससे धारिता देता हूँ यहाँ पे आवेश देगा तो ये इसमें भी आएगा, ठीक है, और इसमें भी समान आएगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये श्रेणी क्रम, वो समांतर क्रम में आ गए, ठीक है। श्रेणी क्रम का काम मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे। तो श्रेणी क्रम का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, वो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में आ गया, ठीक है, तब सी डैश ब C3 के तुल्य धारिता, ठीक है। तो तुल्य धारिता इसकी देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो C बराबर इसका कितना होता है, तो C डैश प्लस C1, ऐसे ही तो होता है, C डैश प्लस C1। तो देखो C डैश का मान यहाँ से कितना आया था, 10/3 था। C डैश का मान तो हमने कितना निकाला है, 10/3, 10/3 प्लस C3 का मान देखो कितना है, तो C3 का मान है आपका 3 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक के 9, तो 10 प्लस 9/3, यही तो आएगा। तो ये कितना हो गया आपका 19/30, 19/3, ठीक है, 19/3। तो इसको जब काटोगे तो 36 18, एक बचा, 3 त्रिक के 9, ठीक है, फिर एक बचेगा 3 त्रिक के 9, ठीक है। तो माइक्रो फैराड ये आता जाएगा। तो इसका मान कितना आया आपके पास, जो ए बी के बीच जो तुल्य धारिता है, यानी तुल्य धारिता आपकी C बराबर वो कितनी निकली है आपकी, तुल्य धारिता आपकी कितनी निकली है, 6.33 माइक्रो फैराड, 6.33 माइक्रो फैराड आपकी निकली है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, देखो एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे दो आपको दे रखे थे, यानी एक 5 माइक्रो फैराड का, दूसरा 10 माइक्रो फैराड का। वो आपके कैसे थे, वो आपके श्रेणी क्रम में थे। तो श्रेणी क्रम में मैंने निकाल लिया 1.5 प्लस 1.10 बराबर कितना है, 2 + 1/10, ठीक है। तो 3/10 आ गया। तो C डैश निकालूंगा तो 10/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या था कि अब मैंने इसका मान निकाल लिया, जो श्रेणी क्रम में थे वो मैंने समांतर क्रम कर लिए, ठीक है। तो अब मैं C डैश और C3 का निकालूंगा, तो वो कैसे निकालूंगा अब कि देखो, अब कैसे निकाल, ये क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है कि C बराबर C1 + C2 + C3, ठीक है। तो अब ये दोनों कैसे हैं, आपकी समांतर क्रम में थे। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला मैंने लगा के ये निकाल लिया। तो यहाँ से कितना आया मेरे पास, 6.33 माइक्रो फैराड आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपको, दे रखे हैं 4 माइक्रो फैराड, 18 माइक्रो फैराड, 3 और 6 माइक्रो फैराड और 2 वोल्ट की इसमें क्या है, हमें इसमें आवेश दे रहे हैं। इस पूरे संधारित्र में कितने 2 वोल्ट का हम आवेश दे रहे हैं। तो ठीक है, आपको ज्ञात करना है ए बी के बीच तुल्य धारिता, यानी ए और बी, यानी ये पॉइंट और ये इस पॉइंट के बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। और क्या करना है, 4 माइक्रो फैराड के बीच प्लेटों के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं क्या मान लूं, देखो ये इन जो पॉइंट दे रखे हैं आपको, जो माइक्रो फैराड दे रखा है, उनको मैं एक पॉइंट मान लीजिए, जैसे इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको मान ली 4 मान लिया मैंने, इसको 5 मान लिया, इसको 6 मान लिया, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ से कि देखो 1 2 3 आपके किस में है, 1 2 3 किस में, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो 1 2 3 समांतर क्रम में है। तो तीन संधारित्र आपके कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आपका क्या है, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट से ही तीनों को क्या हो रहा है, आवेश जा रहा है, तो वो आपका समांतर क्रम होता है। और इसका क्या होता है कि C बराबर C1 + C2 + C3, यही तो होता है। तो देखो यहाँ से देखो, तो ये एक इस वाले पॉइंट से ही तो तीनों को जा रहा है, इन तीनों में आवेश जा रहा है, तो एक ही पॉइंट से तो जा रहा है, इस वाले पॉइंट से जा रहा है, देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ कि तब तुल्य धारिता C बराबर, देखो कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 + 3, मैंने ये इनका अभी क्या मैंने नाम दिया था 1 2 3, वही लिखे हैं, ठीक है। अब इनको 1 2
3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, यानी 1 का मान कितना है 3 माइक्रोफैराड और 2 का मान कितना है 3 माइक्रोफैराड और 3 का मान भी कितना है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो यहाँ पे या ऐसे भी लिख, देखो मैंने इसके सिर्फ नाम दिए थे 1 2 3 4 5, ठीक है, इसलिए मैंने 1 2 3 लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, यानी इनको सीधा भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ करूँ तो 3 प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड। तो अब देखो आपके पास कितना आया, इन तीनों को समांतर क्रम में करने से आपके पास कितना है 9 माइक्रोफैराड आया। ठीक है, अब देखो अब ये तीनों क्या है एक ही बन जाएंगे, तीनों क्या बन जाएंगे, तीनों एक ही बन जाएंगे। तो अब कैसा हो जाएगा आपका, अब आपका श्रेणी क्रम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो एक तो 18 है और इन तीनों का एक बन गया यहाँ पे, तो ऐसे ही तो बनेगा, एक तो ये 18 माइक्रोफैराड वाला बन जाएगा जो पहले से है, और एक इन तीनों का आपने इन तीनों का एक संधारित्र बना लिया, तो आपका वो कितना निकला है आपका 9 माइक्रोफैराड। यही तो निकला है, देखो यहाँ से इन तीनों का एक बना के आपके पास क्या निकला है 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब यहाँ से बोल सकते हो, अब देखो अब ये कितना आया 1 2 3 करके इन तीनों का मान कितना आया, तो मैं इनको देखो इसको मान लेता हूँ, इन तीनों का मान जो आया उसको C डैश मान लेता हूँ, C डैश। ठीक है, तो C डैश मेरे पास कितना आया ये। ठीक है, अब देखो मेरे पास कितना है 18 माइक्रोफैराड यानी 6 का मान, तब संधारित्र 6 C डैश, ये वाला 6 नाम दिया था मैंने, ये 6 और C डैश जो आपने निकाला है वो किस में है, आपके श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। वो कैसे आपके श्रेणी क्रम में है, तो तब संधारित्र, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है एक से एक जुड़ा हुआ, तो ये तीनों तो कैसे समांतर क्रम में थे। ठीक है, अब ये 18 है और जो आपने निकाला है वो आपका श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपका क्या होता है 1/c, 1/c है, लेकिन मैं C डैश पहले मान चुका हूँ तो अब C डबल डैश मान लेता हूँ। ठीक है, C डबल डैश बराबर 1.c डैश प्लस 1.6 कर दे। 6 क्यों किया है कि मैंने यहाँ 6 माना था, अब 6 का मैं मान रखूंगा, यहाँ पे आप C1 C2 C3 कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, मैंने ये क्यों माना था क्योंकि थोड़ी सुविधाजनक इसलिए माना था। ठीक है, ए बी यहाँ पे दे रखा था, वरना मैं ABCD भी मान लेता। ठीक है, तो इस 6 का मान कितना है आपका 18 है, मैंने सिर्फ ये नाम दिए थे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे नाम दिए थे, तो अब ये संदर्भ 6 वाला भी तो चाहिए। तो देखो यहाँ से कितना निकलेगा 1.c डैश का मान कितना है आपका 9 है, प्लस और 1.6 का मान, तो 6 का मान यहाँ पे कितना है 18 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो गया 18 नीचे हो गया, इधर कितना हो गया 2 + 1, तो कितना हो गया 3/18, कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो यहाँ से देखो C डबल डैश यानी C डबल डैश का मान कितना आया देखो तो कितना आएगा ये 6 आएगा। ठीक है, अब देखो अब ये दोनों का मान ये 18 का और जो आपने C डैश निकाला था ये दोनों का एक मान आ गया, तो वो कितना आया वो आपके पास, वो आपके पास आया C डैश 6। देखो अब आपके पास इतना आ गया। अब देखो आपने ये भी सॉल्व, ये पूरी पजल सॉल्व कर ली, तो अब इस पजल को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या है, आपके पास दो मान आ गए। एक तो नीचे 6 माइक्रोफैराड नीचे दे रखा है और इसका मान जो 18 का 3 3 3, इनको सॉल्व करके कितना है C डैश आपके 6 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पे इन तीनों को मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक, अब देखो इतने का आपको पूरा सॉल्व करके आपका 6 माइक्रोफैराड आया। तो अब देखो अब क्या है आपका ये 6 फैराड और ऊपर वाला 6 फैराड, वो किस में है आपके, वो आपके समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि इस पॉइंट से ही तो ऊपर वाले को और नीचे वाले को जा रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये 4, तब संधारित्र 4 C डबल डैश, यही तो निकाला है आपने। तो ऊपर वाले का पूरे का C डबल डैश है और नीचे वाले का क्या है 4 नाम दिया था, 1 2 3 4 करके दिया था। तो संधारित्र 4 ये वाला बस C डबल डैश किस में है आपके, अब वो आपके समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब धारिता यानी C ट्रिपल डैश। ठीक है, डबल डैश आप मान चुके C ट्रिपल डैश, इसीलिए तो मैंने 1 2 3 माना था कि डबल डैश 3 डैश ऐसे करके बहुत लंबा हो जाता है। तो C ट्रिपल डैश का कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4 का मान, यानी 4 का मान प्लस C डबल डैश का मान। तो यहाँ से 4 का मान आपके पास कितना है 6 है। ठीक है, 6 है, ये 4 जो पॉइंट है उसका मान कितना है आपके पास, 4 जो पॉइंट है उसका मान 6 है, ये दिखाई दे रहा है 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, और C डबल डैश का मान कितना निकाला था आपने 6 निकाला था,
6 निकाला, तो यहाँ से C ट्रिपल डैश आपके पास कितनी आ गई 12 माइक्रो फेराड। अब देखो आपके पास इस पूरे को सॉल्व करके यानी इतने को सॉल्व करके आपके पास कितना है 12 माइक्रो फेराड आ गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट और एक लाइन फिर ये हो जाएगी। अब ये कैसा है, तब संधारित्र 5 जो आपने 5 नाम दिया था ना 5 व C ट्रिपल डैश आपके कैसे होंगे, इस पूरे का एक लाइन में आ जाएंगे और पहले से 4 माइक्रो फेराड है तो ये कैसे हो जाएंगे अब आपके ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तब 5 व C ट्रिपल श्रेणी क्रम में है। तब धारिता 1.C4 डैश, ठीक है 4 डैश ट्रिपल डैश यहाँ तक मान चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 का मान कितना है, 5 वाला जो संधारित्र है 5 वाला जो आपका मान है वो कितना है आपके 4 माइक्रो फेराड है, तो 1.5 प्लस 1.C ट्रिपल डैश। ठीक है, तो 1.5 का मान कितना है 4 है, तो 1.4 प्लस ट्रिपल डैश का मान कितना निकाला है आपने, ट्रिपल डैश का मान 1.12 निकाला। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 12 हो गया और इधर कितना हो जाएगा 4 ये 12 जाने 3 बार जाएगा प्लस 1 बराबर 4/12 4 तिया 12। तो अब आप यहाँ से देख रहे हो कि C ट्रिपल डैश, जब आप C ट्रिपल डैश निकालोगे तो कितना आएगा 3 माइक्रो फेराड। C ट्रिपल डैश यानी एक इनका आएगा तो कितना आएगा C ट्रिपल डैश आएगा, तो तुल्य धारिता आपके पास कितनी आएगी 3 माइक्रो फेराड। तो A और B के बीच तब A B के बीच तुल्य धारिता, तो वो कितनी आई आपकी C4 डैश बराबर कितनी आई आपके पास 3 माइक्रो फेराड। तो A और B के बीच पहले तो आपको तुल्य धारिता निकालनी थी 3 माइक्रो फेराड, तो वो कितनी आ गई A और B के बीच जो तुल्य धारिता आई है A और B के बीच वो कितनी आ गई आपकी 3 माइक्रो फेराड। ठीक है, तो एक बार इसको पुनः समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में 4 माइक्रो फेराड के बीच विभवांतर ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो ये कैसे है, हमने पहले तो इनका नामकरण कर लिया जो दे रखा था, तो 1 2 3 ये 4 है, इसको 5 मान लिया, इसको 6 मान लिया। ठीक है, फिर क्या गया है हमारे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये तीनों 3 माइक्रो फेराड और 3 माइक्रो फेराड आपको दिखाई दे रहे हैं समांतर क्रम में है, क्योंकि एक ही पॉइंट से इनमें क्या है आवेश जा रहा है, एक ही पॉइंट से। समांतर क्रम में कब होते हैं, जब समान आवेश उनमें सभी पॉइंटों में जाए, चाहे 3 हो चाहे 2 हो चाहे 1 हो। ठीक है, तो अब यह क्या है कि एक ही पॉइंट से तीनों में समान जा रहा है तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है कि C बराबर यानी धारिता निकालने तो तीनों आवेशों को जोड़ दो, तो वही तो किया है मैंने C डैश 3 + 3 + 3 यानी तीनों को जोड़ दिया तो कितना है 9 माइक्रो फेराड आ गया। अब तीनों का इनका एक बन गया तो ये कैसा हो जाएगा, अब ये 9 माइक्रो फेराड यहाँ पे बन जाएगा तीनों को मिला के, और 18 माइक्रो फेराड है, तो ये आपके अब कैसे श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, क्योंकि एक से जुड़ा है, एक से दूसरा जुड़ा है, एक की प्लेट से दूसरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब समांतर नहीं है। तब देखो तब संधारित्र 6 यानी ये वाला हाँ ये वाला संधारित्र 6 + C डैश जो आपने निकाला है, इन तीनों का मान जो भी निकाला है वो कैसा है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का क्या होता है 1.C बराबर 1.C1 + 1.C2। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया 1.C डैश निकाला, C डैश पहले से 6 का मान रख दिया मैंने, तो यहाँ से कितना आया C डैश मेरे पास 6 आ गया। अब देखो ऊपर वाला 6 माइक्रो फेराड आ गया और नीचे वाला भी 6 माइक्रो फेराड है, तब ये कैसे होंगे आपके, क्योंकि अब इस पॉइंट से नीचे वाले में भी जा रही है धारा और ऊपर वाले जो 6 माइक्रो फेराड निकला उसमें भी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ से कितना आएगा, तब धारिता कितनी होगी इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के बीच धारिता कितनी है आपकी 12 माइक्रो फेराड निकल के आ गई। अब आपने देखा कि ये 12 माइक्रो फेराड जब निकली है तो अब ये 4 और जो 12 माइक्रो फेराड है वो कैसे होंगे, वो श्रेणी क्रम में होंगे, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो कितना आया आपका 3 माइक्रो फेराड आ गया। तो A और B के बीच तुल्य धारिता आई वो कितनी है आपकी 3 माइक्रो फेराड यहाँ से आ गई। ठीक है, 3 माइक्रो फेराड यहाँ से आ गई। अब हमको एक और पॉइंट इसमें दे रखा है, वो पॉइंट निकालना है। 3 माइक्रो फेराड तो आपकी धारिता आ गई, यानी C बराबर कितनी आ गई 3 माइक्रो फेराड आ गई। अब इसको रीच कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है चलो अब एक और पॉइंट है जो 4 माइक्रो फेराड के प्लेटों के बीच विभवांतर आपको बताना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तब A B की तुल्य धारिता कितनी है C है, तथा आवेश यहाँ से कितना हो जाएगा आवेश कितना है आपका Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV होता है। ठीक है, तो Q बराबर CV होता है
तो यहाँ से आप देख रहे हो कि Q जब मैं निकालूंगा तो Q बराबर C का मान आपका कितना निकला, C का मान आपका 3 माइक्रोफैराड निकला इंटू V का मान विभवांतर कितना है, 2 ही तो दे रहे हो आप, विभवांतर कितना दे रहे हो आप, 2 दे रहे हो, तो यहाँ से ये कितना निकला 6 कूलम, 6 कूलम। तो आपके पास आवेश कितना आया, Q बराबर CV से निकालोगे, Q बराबर CV, तो Q आप निकाल रहे हो और C आपने निकाल लिया 3 माइक्रोफैराड, इस पूरे संधारित्र को आपने कितना निकला 3 माइक्रोफैराड निकला। और V आपको कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ से 6 कूलम आपका कितना आ गया, आवेश आ गया। ठीक है, 6 कूलम आपका आवेश आ गया। अब आपको निकालना क्या है, अब एक और पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, तो 4 माइक्रोफैराड के बीच विभवांतर, ठीक है, ये आपने क्यों निकाला। अब आप देख सकते हो कि जब विभवांतर आप निकाल रहे हो तो V बराबर क्या है, जब यहाँ से देखो Q, इसी को देख लो, Q बराबर CV है। ठीक है, तो आप V निकालोगे, तो जब यहाँ से V निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, QC हो जाएगा, QC हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, QC आपके पास हो जाएगा, तो QC आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 ये आपको C अब ये नहीं दे रखी है, लेकिन जो आपने अब ये वाला पॉइंट लगा लो, क्योंकि आप 4 माइक्रोफैराड के बीच ही तो निकाल रहे हो। ठीक है, तो V आपका यहाँ से कितना है, धारता इसके क्या है, धारता आपको 4 माइक्रोफैराड है, 4 ही के बीच तो निकाल रहे हो। ठीक है, तो अब आप देखो, अब V आपको निकालना है। ठीक है, और Q आपको कितना निकाला है आपने, 6 निकाला है, बट्टे C कितना है, 4 हो जाएगा। 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि 4 माइक्रोफैराड की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, क्योंकि 4 के बीच ज्ञात करना है आपको। अगर पूरे संधारित्र के होता तो आप C3 माइक्रोफैराड रखते। ठीक है, तो आपको निकालना कितने, 4 के, तो 4 आपने नीचे रख दिया, बराबर देखो कितनी बचेगा, 1.20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 वोल्ट, वोल्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है, 1.5 वोल्ट आपका आंसर आएगा। तो विभवांतर कितना निकला इस वाले पॉइंट के बीच, यानी जो 4 माइक्रोफैराड है उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना लग रहा है, 1.5 वोल्ट लग रहा है। पूरे में नहीं पूछा था हमको, पूरे में नहीं पूछा था। ठीक है, तो हमको सिर्फ 4 माइक्रोफैराड के बीच पूछा गया था। ठीक है, तो हमने Q यहाँ से निकाल लिया, Q बराबर CV से, C का मान हमने यहाँ निकाल लिया, और V आपको दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक है, तो 6 कूलम आ गया, और Q बराबर CV, यानी V बराबर निकालेंगे तो Q अपन C हो जाएगा, C हमको यहाँ से रखना है 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो V बराबर कितना आया आपके पास, 1.5 वोल्ट आया, और ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है यूपी बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 12 पिकोफैराडे का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो आपको हाल यहाँ पे देखोगे तो V बराबर कितना दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, V बराबर कितना दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और आपको C बराबर कितना दे रहा है, फैराडे का एक संधारित्र, तो C बराबर कितना दे रखा है, 12 पिको फैराड। इसको क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैराडे, इसको क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, और संधारित्र में आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी U बराबर आपको ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा, यानी U बराबर आपको ज्ञात करनी है 1.2 क्या होती है, CV², यही तो होती है जो मैंने आपको संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूले से आपको बताई है। तो ये हमको ज्ञात करनी है। अब देखो C का मान आपके पास दे रखा है, V का मान भी आपके पास दे रखा है, चलो निकाल लेते हैं। तो U बराबर 1.2, ठीक है, C का मान देखो कितना दे रखा है, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 50, ये V का मान कितना दे रखा है, 50, तो 50 इंटू 50 कर लो, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, 50 इंटू ये 6 बार कट जाएगा। ठीक है, तो U बराबर देखो कितना आ जाएगा, 25 यानी 2500 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, ये आ गया। तो U बराबर यहाँ से देखो 0 0 5 6 के 30, 3 6 दूनी 12 3 15 इंटू 10 की पावर माइनस 12, यहाँ तक आ गया। तो U बराबर देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा आपके पास U बराबर कितनी निकल के आएगी कि 1 2 3 4, यानी 4 पॉइंट इधर को ले आए तो U बराबर देखो कितनी हो जाएगी, 1.5, 1 2 3 4 पॉइंट इधर को ला रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 आपका जूल हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा किस में निकलती है, आपके जूल में निकलती है। ठीक है, तो U बराबर कितनी, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 जूल। माइनस 8 क्यों हो गया, क्योंकि 1 2 इधर को मैं पॉइंट खिसका के लाऊंगा तो 1.5 के बीच में करूंगा, तो 15 के बीच में करूंगा तो 4 खिसक के आएगा, देखो 1 2 3 4।
ठीक है। तो यहाँ से 4 पावर कम हो जाएगी, तो -8 जूल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है। तो चलो एक बार पुनः बता दें, तो 12 पाइकोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, ठीक है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी यू का मान आपको ज्ञात करना है। वी आपको दे रखा है 50 वोल्ट दे रखा है, सी बराबर 12 पिकोफैराड दे रखा है। तो इसको मैंने फैराडे में कन्वर्ट कर दिया, तो 12 × 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है। यू बराबर आप जानते हो 1.2 CB² होता है, ठीक है। यू बराबर 1.6, सी का मान रख दिया, यानी 12 × 10⁻12 × 50, वी का मान 2 बार था, 2 बार रख दिया, ठीक है। तो यू बराबर कितना है 250, 2500, 2500 × 6 × 10⁻12, 2 से ये 12 6 बार घट जाएगा, ठीक है। तो यू बराबर मेरे पास कितना है 1.5 × 10⁻8 जूल आ गया, ठीक है।